हेलो, दिस इज मी आकाश राय और हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि कुछ चीज़ें हमने लिख रखी हैं, मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। आपने ये चीज़ें सुनी तो होंगी, लेकिन आपको हो सकता है आप बहुत अच्छे से जानते भी हो सकता है इन चीज़ों से आप फैमिलियर हो, बट बहुत अच्छे से आपको क्लियर ना हो कि एक्चुअली ये चीज़ें हैं क्या। तो हम सबसे शुरुआत से जो हमने लिख रखा है मैकेनिक्स, इसको हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली है क्या। मैकेनिक्स में मैं कहना आपको पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैकेनिक्स में सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए। एक ऑब्जेक्ट ए है और हमें स्टडी करनी है कि इसका जो मोशन है, जो ऑब्जेक्ट ही हमने रख रखा है यहाँ पे, उसका जो मोशन है वो उसके कॉजेस क्या है, वो किस कारण से मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पे है, इस चीजों की स्टडी करना है। और जिस दौरान हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं या फिर टॉर्क लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जिससे कि इसमें इसके मोशन में कोई चेंज आए, या तो ये रेस्ट में रहे या फिर ये मोशन में आ जाए, तो इसके कारण इसकी बॉडी पे जो इफेक्ट्स होने वाले हैं, इन्हीं सब चीजों की जो स्टडी हम करते हैं उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। हम इसको कह सकते हैं मैकेनिक्स is the branch of physics in which we deals with causes and effects of motion of an object। जो हम बात इसमें कहने वाले हैं कि मैकेनिक्स जो हम बता रहे हैं उसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट हमने ए माना है और वो मोशन कर रहा है, मोशन में है, या मोशन यहाँ पे एक स्टेट बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, या तो वो रेस्ट पे होगा या फिर वो मूव कर रहा होगा। तो इसको ये जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली वो मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पे है, उसका कारण क्या है, और यदि उसके कारण मूव कर रहा है या रेस्ट पे है वो ऑब्जेक्ट, तो उस बॉडी पे, जिस ऑब्जेक्ट ए की हम बात कर रहे हैं, उस बॉडी पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स को भी हम सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक्स एंड दूसरा होता है डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हम ऐसे कॉजेस के बारे में, मतलब कॉजेस मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं फोर्सेस हो सकते हैं, टॉर्क्स हो सकते हैं, जो कि किसी भी बॉडी के मोशन में का कारण हो सकते हैं। तो स्टैटिक्स में हम कब स्टैटिक्स की बात करेंगे? स्टैटिक्स की बात हम तब करेंगे कि जब जो ऑब्जेक्ट है उसका वो एक रेस्ट की कंडीशन पे, ऑब्जेक्ट ए जिसकी हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए है, यदि वो रेस्ट पे है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रेस्ट, रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पे है तब हम उसके कॉजेस जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी स्टडी करना, और उसके कारण जो ऑब्जेक्ट ए या ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यदि रेस्ट पे है तो उसकी बॉडी में जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है या फिर कोई अलग सा इंटरनल फोर्स क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसकी स्टडी हम करते हैं स्टैटिक्स में। डायनेमिक्स में क्या करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है यानी कि मोशन में है, तो जब हम उसके कॉजेस यानी मोशन में क्यों आया, कारण क्या है उसके मोशन में होने का, तो हम जो फोर्सेस हैं या फिर टॉर्क है जिसके कारण कि वो मोशन में आया है उसकी स्टडी करते हैं एट मोशन। एट नहीं कहेंगे यहाँ पे, इन कहेंगे। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि
कि डायनामिक्स इज द सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील विद द कॉजेस एंड द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मूवमेंट। जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तब हम उसके कॉजेस और उसके बॉडी पे पड़ने वाले जो इफेक्ट्स हैं उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स जब हम मोशन की बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो जो फोर्सेस हैं इनकी स्टडी तो हम डायनेमिक्स में कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो मोशन में हम ये चीज हम डायनेमिक्स में इसको क्लैरिफाई कर चुके हैं। अब डायनेमिक्स के भी सब पार्ट्स होते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो ये सब इतनी सारी चीजें हम जो ये सब डिफाइन कर चुके हैं, कॉजेज ऑफ एंड द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, तो हम इसमें ऐसे मोशन की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मूवमेंट। हम इसमें भी स्टडी ऑफ मोशन ही करते हैं, लेकिन विदाउट नोइंग द रीजन। या फिर हम कह सकते हैं विदाउट कंसर्न अबाउट द रीजन ऑफ, बिना हम कारण को जाने कि ये जो मोशन में है ऑब्जेक्ट ये क्यों है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम उन फोर्सेस को निगलेक्ट कर देते इसमें, और एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, काइनेमेटिक्स ही पढ़ना है। और काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ही करते हैं, लेकिन हम उसमें जो उसको मोशन में लाने वाले जो फैक्टर हैं उनकी भी स्टडी करते हैं। यहां पे हम कंसर्न द रीजन। अब एक बार हम आपको दोबारा से सारी चीजें एक बार समराइज कर देते हैं। मैग्नेटिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी में हम क्या उसमें करते क्या है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे जो उसका मोशन हो रहा है उसके कॉजेस क्या हैं और उसके कारण, जो मोशन हो रहा है उसके कारण ऑब्जेक्ट पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसकी स्टडी करते हैं हम मैकेनिक्स में। और मैकेनिक्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं। एक है स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं कि जब बॉडी रेस्ट पे है तब उसके कॉजेस और उसके इफेक्ट ऑन द बॉडी की स्टडी करते हैं, उसे स्टैटिक्स बोलते हैं। डायनेमिक्स को हम कह सकते हैं कि जब वो मोशन में है और तब हम उसके कॉजेस और उसके इफेक्ट को स्टडी करेंगे, तब हम उसको डायनेमिक्स बोल देंगे। अब डायनेमिक्स के ही सब पार्ट्स हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। इसमें हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, लेकिन कब करते हैं, हम इस तरह से करते हैं कि हमें उससे मतलब ही नहीं होता कि वो मोशन में क्यों है, उसका कारण क्या है, हम जस्ट उसके मोशन की स्टडी करते हैं। लेकिन जो काइनेटिक्स है उसमें हम उसका भी ध्यान रखते हैं कि वो जो मोशन आया है एक्चुअली वो किस कारण से आया। सा और बहुत ही मजेदार सा टॉपिक जो कि बहुत ही जरूरी है जब हम रेक्टिलिनियर मोशन को पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये दोनों चीज़ें ही जो आपको बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये लोग निभाते हैं जब हम रेक्टिलिनियर मोशन को स्टडी करेंगे। अभी रेक्टिलिनियर मोशन तो जस्ट एक बेस होगा हमारे लिए, मैकेनिक्स को पूरी स्टडी करने के लिए हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और किस तरह से हम इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है मैकेनिक्स में, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो कि आपको सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम किस तरह से समझ सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कह देंगे कि एक कोऑर्डिनेट का सेट है। ये क्या है, कोऑर्डिनेट का सेट है जिसमें किसी भी सिस्टम में अटैच हो, किसी भी सिस्टम से अटैच एक कोऑर्डिनेट का सेट है जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और ये इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेट ऑफ डिफाइनिंग व्हाट इज एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली है क्या, तो हम उसको कहेंगे अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट
एक्सिस in any system. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक प्रकार का सेट है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस कंटेन करता है किसी भी सिस्टम में। जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो सपोज करिए हम यहाँ बना देते हैं, एक्चुअली थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सपोज कर लीजिए एक यहाँ पे को हम रेड से बनाए दे रहे हैं, दिस इज जेड एक्सिस। अब जब हम इसको इस कोऑर्डिनेट को एक एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जब हम किसी एक सिस्टम में स्टडी करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। दूसरी चीज होती है ऑब्जर्वर। अब हम इन चीजों की बात क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है, जब हम नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद पढ़ने वाले हैं तब इसकी जरूरत क्या है वो हमको समझ में आएगी। ऑब्जर्वर क्या होगा? ऑब्जर्वर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई भी टेक्निकल मशीन हो सकती है जो किसी चीज को स्टडी करने वाले हैं या फिर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है या फिर उसकी डाटा वैल्यू ले रहा है, तो उसको हम ऑब्जर्वर बोल सकते हैं। तो ऑब्जर्वर बोल सकते हैं पर्सन और एनी मशीन। Observe what is happening और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, जब हम ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं यहाँ फिजिक्स में, तो एनी पर्सन या एनी मशीन जो कि किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रही है, बात क्या हो रहा है इस चीज को ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन कब हम किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करेंगे, तब कहेंगे जब वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। यदि ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब इस जो हम 3D ज्योमेट्री में इन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, जेड एक्सिस की, जब ये ऑब्जर्वर सपोज करिए हमारा यही है, यहाँ कहीं है ऑब्जर्वर, ये यहाँ कहीं है, और जब ये ऑब्जर्वर हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, थोड़ी और आगे हम बढ़ेंगे तो थोड़ी आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कह सकते हैं कोई भी एक सिस्टम है जो कि कंटेन करता है एक्स एक्सिस भी है उसकी, वाई एक्सिस भी है उसकी, जेड एक्सिस भी है। और ऑब्जर्वर कौन होगा? जब वो इस सिस्टम में, मतलब जो सेट है एक्सिस का, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का, उसमें जो पर्सन हो, कोई भी मशीन हो, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन या कोई भी मशीन उसको ऑब्जर्व कर रहा है। और कब कर रहा है? जब वो व्यक्ति खुद, जो ऑब्जर्वर हम जिसको डिफाइन कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वर खुद ही कहाँ हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और हम स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने जो दो टर्म्स पढ़ी हैं अभी, एक हमने पढ़ी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा पढ़ा है ऑब्जर्वर। अब पढ़ी क्यों है, किस चीज के लिए जरूरत थी, मैंने कहा था कि आगे बढ़ेंगे तो हम इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअली हम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर इस तरह से डिफाइन क्यों कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में एक सेट है, किसका? कोऑर्डिनेट्स का सेट है, जो एक्स एक्सिस को कंटेन कर रहा है, वाई एक्सिस को कंटेन कर रहा है एंड जेड एक्सिस को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ से कंफ्यूजन सी क्रिएट होती है कि क्या तीनों कोऑर्डिनेट्स हो तभी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो इस बात को बहुत ही क्लियरली समझ लेना है, वो दो कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। जब हम मोशन को जो और इसको अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे 1D, 2D एंड 3D, अभी आपको समझ में आ भी रहा हो या ना हो रहा हो कि
1D क्या है, 2D क्या है, 3D क्या है, जब हम इसको बहुत अच्छे से आगे चल के इसको और ब्रॉडली इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेस केवल एक कोऑर्डिनेट को ही कंटेन कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 3 भी हो सकते हैं, या हो कि 2 हो, 3 हो, 1 हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ कोऑर्डिनेट इन अ सिस्टम इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकता है, जो कि क्या कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन कभी हम किसी भी व्यक्ति या मशीन को ऑब्जर्वर बोल सकते हैं जब वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिस चीज़ के लिए हमें, जिस टर्म को हम डिफाइन करने के लिए, जिस टर्म को हम समझाने के लिए, जिसके लिए हमने ये सब पढ़े हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ऑब्जर्वर, उसको पढ़ते हैं एक्चुअली पोजीशन। जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो हमारे मन में एक पिक्चर सी बनती है। किसी भी, हमने कहा कि एक हल्का सा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपके स्कूल की पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे कि हमारे घर से, किसी के घर से 25 किलोमीटर, किसी के घर से 2 किलोमीटर, या किसी के घर से घर के सामने ही है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? सब कुछ करिए, ये हमने एक स्कूल मान लिया, ये क्या है, लग नहीं रहा लेकिन स्कूल जैसा, लेकिन मान लीजिए ये एक स्कूल है। ठीक है, और आपने ये क्वेश्चन पूछा किससे? ए पर्सन से, पर्सन ए से। हमने क्वेश्चन पूछा पर्सन ए से कि बताओ तुम्हारे स्कूल की पोजीशन क्या है। उसने तुरंत बता दिया, बोले कि हमारे घर से 25 किलोमीटर है और कहाँ है? नॉर्थ की तरफ है। कहाँ है? यहाँ बना लिया हम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये डायरेक्शन तो है, आपको समझाने के लिए बनाए हैं यहाँ पे। अब मैंने ए पर्सन से पूछा कि आपका स्कूल की पोजीशन क्या है, उसने बता दिया कि हमारे स्कूल की पोजीशन कितनी है? 25 किलोमीटर है और वेस्ट की डायरेक्शन है। ठीक, अब हमने यही क्वेश्चन पूछा बी पर्सन से, पर्सन बी से हमने यही क्वेश्चन पूछा। उसने कहा कि हमारा स्कूल 2 किलोमीटर है और कहाँ है? नॉर्थ की डायरेक्शन में। कहाँ है? नॉर्थ की डायरेक्शन में। यही क्वेश्चन हमने सी पर्सन से बोला। सी पर्सन ने कहा कि हमारा स्कूल तो हमसे मात्र 200 मीटर दूर है और ईस्ट की डायरेक्शन में है। अब हमने जो ये क्वेश्चन 3 लोगों से पूछा, तो आपको क्या लग रहा है कि 3 लोग सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? बोल तो तीनों लोग ही सही रहे हैं, लेकिन जब 3 लोग सही बोल रहे हैं लेकिन आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? तो ये सब बताने का कारण क्या है? जब हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं तब हम एक चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो निभाने वाले हैं वो ऑब्जर्वर, जिसको हम बोलने वाले हैं, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको किस तरह से लेंगे? जब भी हम पोजीशन को डिफाइन करेंगे तो हम किसी फिक्स्ड रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही किसी की पोजीशन डिफाइन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ये तीनों लोगों ने जो आंसर दिए उनके सही है, लेकिन पर्सन ए के अनुसार, मतलब रिस्पेक्ट टू पर्सन ए, ये क्या है अपने लिए? ऑब्जर्वर हो गया। अभी के लिए एक ऑब्जर्वर हो गया और हमने इस ऑब्जर्वर से पूछा कि तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे स्कूल कितने दूर है? तो उसने बता दिया कि हमारे, उसकी अपने स्पेक्ट, उसके अनुसार कहाँ पे है? उसके अनुसार क्या है? वेस्ट की डायरेक्शन में 25 किलोमीटर है। उसने सही बता दिया। बी ने भी अपनी तरह से सही बता दिया कि हमारा स्कूल 2 किलोमीटर दूर है और नॉर्थ के डायरेक्शन में। सी ने भी बता दिया कि हमारा 200 मीटर मात्र दूर है और वो ईस्ट के डायरेक्शन में। तो इससे निकल के क्या आ रहा है सामने? इससे निकल के सामने ये आ रहा है कि जब भी हम पोजीशन को डिफाइन करने वाले हैं तो हम ये भी डिफाइन करने वाले हैं कि हम उसकी पोजीशन को कहाँ से ले रहे हैं, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी जरूरी है। तो जो हमने समझा है कि एक्चुअली पोजीशन है क्या और पोजीशन को हम डिफाइन कब कर पाएंगे, ये चीज़ को हमने स्टडी किया है और हमें समझ में, इस एग्जाम्पल से हमको कुछ इस तरह से समझ में आया कि जब भी हम पोजीशन को डिफाइन करने वाले हैं
तो उसके लिए हमें किसी भी जिस पोजीशन को हम किसी चीज की डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले से उसके लिए एक ऑब्जर्वर फिक्स करना पड़ेगा कि हम किसकी रिस्पेक्ट में किसकी पोजीशन बता रहे हैं। ए के रिस्पेक्ट में जब हमने पोजीशन बताई तो वो अलग आए, बी के रिस्पेक्ट में बताई तो वो अलग आए, सी के रिस्पेक्ट में बताई तो अलग आए। इससे हमको समझ में क्या आ रहा है? हमको समझ में ये आ रहा है कि जब भी हम पोजीशन को डिफाइन करने वाले हैं तो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करने वाले हैं? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Position of an object is always defined with respect to observer। जब भी हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने वाले हैं तब हम इस चीज का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखने वाले हैं कि हम किस ऑब्जर्वर के लिए उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने वाले हैं। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग पोजीशन होगी। और एक्चुअली एक बात और है, पोजीशन हमको बताती क्या है? पोजीशन हमको क्या बताती है? पोजीशन को डिफाइन कब करेंगे ये हमें समझ में आ गया। पोजीशन बताती क्या है? पोजीशन हमें बताती है कि जो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। अब हमने यहां पे ऑब्जर्वर फिक्स कर दिया है, तब हम ये डिफाइन करने वाले हैं कि एक्चुअली पोजीशन है। पोजीशन क्या बता रही है हमको? जो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये क्या है? ये है हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल, ये है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमने पता। और हमारे ऑब्जर्वर क्या है? एक ऑब्जर्वर P है, एक ऑब्जर्वर A है, एक ऑब्जर्वर C है। तो हमको क्या बताते हैं कि जो पोजीशन होती है वो पहली बात तो हमको डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर एंड दूसरी चीज डायरेक्शन। जिसके रिस्पेक्ट में, जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफाइन करने वाले पोजीशन को, उसी के लिए हम डायरेक्शन को भी डिफाइन करने वाले हैं। सपोज करिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से और आगे इसको हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि पोजीशन हमें क्या बता रही है, पोजीशन डिफाइन कब है, पोजीशन एक्चुअली हमें क्या बता रही है। हम फिजिक्स के लिए हम किस तरह से उसको पढ़े, पोजीशन में तो हमको समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति कहाँ है, वही उसकी पोजीशन है। लेकिन जब हम फिजिक्स में उसको क्वेश्चंस में इसको सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएंगे, हम उसको किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से बेसिक्स का ध्यान रखेंगे, वो चीजें हम इसको समझने वाले हैं। पोजीशन को जब भी डिफाइन करेंगे तब डिफाइन करेंगे, किसी एक फिक्स ऑब्जर्वर के लिए डिफाइन करेंगे, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए पोजीशन अलग अलग होगी। पोजीशन एक्चुअली हमें बताने वाली है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर एंड द डायरेक्शन फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह से पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं। हमने यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया है, 2D में इसलिए लिया ताकि सिंपलिसिटी रहे। अगर वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन भी यहाँ पे ले लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायग्राम बनाना और आपको भी समझ में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने केवल 2D ले लिया है। यहाँ पे क्या है, हमको पोजीशन किसकी डिफाइन करनी है? यहाँ पे ए की पोजीशन डिफाइन करनी है बी के रिस्पेक्ट में, और ए की पोजीशन डिफाइन करनी है सी के रिस्पेक्ट में। अब ये दो एग्जांपल क्यों लिए? क्योंकि एक एग्जांपल जो हम बी का ले रहे हैं वो तो हम तब ले रहे हैं जब ऑब्जर्वर जो है ओरिजिन पे मान लिया। ओरिजिन पे कैसे मान लिया? ऑब्जर्वर क्यों कह रहे हैं हम उसको? सबसे पहले ऑब्जर्वर इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, एक्स और वाई डायरेक्शन में जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं ये उसके अंदर आ रहा है, इसलिए ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब हम इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। हमने पोजीशन को किस तरह से डिफाइन किया कि हम जब बी से मतलब ओरिजिन से चले एक्स डायरेक्शन की तरफ हमने ऐसे 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 चलना शुरू किया। हमने देखा कि हम जब इसके सामने आ गए तो ये जो ये यहाँ पे पहुंचे, जब हमने देखा कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है और हम कितना चलाए
एक्स यूनिट चला है, हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स यूनिट। अब हमने फिर से चलना शुरू किया बी से ही, ओरिजिन से आगे वाई डायरेक्शन की तरफ। वाई डायरेक्शन की तरफ हम जैसे ही चलना शुरू किया, जब हम इसको कुछ सामने पहुंच गए तो हमने देखा कि यहाँ पे हम कहाँ गए, वाई यूनिट पे आ गए। कहाँ गए, वाई यूनिट पे आ गए। और हमने इसकी यहाँ पे लिख दिया कि एक्स डायरेक्शन, एक्स कोऑर्डिनेट चले, एक्स यूनिट चले, और वाई डायरेक्शन में वाई यूनिट चले। तो हम इसको वेक्टर के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं इसकी पोजीशन को, हम इसकी पोजीशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा पोजीशन वेक्टर, हम आगे और आपने अगर वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि इस वेक्टर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स आई प्लस वाई जी। क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होते हैं। एक्स डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर को वाई कैप कहते हैं, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जी कैप कहते हैं। ये आपको अगर आप वेक्टर पढ़े हुए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तब भी इसको आप केवल आप समझ लीजिए कि एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो वाई कैप से डिनोट किया जाता है, आई कैप से डिनोट किया जाता है, और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप से डिनोट किया जाता है। इसको हम इस प्रकार से वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आगे जाएंगे तो आपके लिए हलवा हो जाएगा। अब हम डिफाइन करने वाले हैं पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से डिफाइन करने वाले हैं। हमने बताया था कि जब हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो हमको पोजीशन क्या बताती है, पोजीशन हमको बताती है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन तो हमको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको और ऑपरेट करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो समझ लीजिए कि जब इनका मैग्नीट्यूड निकालना आपको बताया जाएगा, जब आपको वेक्टर पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए केवल आप इतना समझिए कि एक वेक्टर, इसके लिए पोजीशन वेक्टर है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये एक्स डायरेक्शन में जो वाई डायरेक्शन में चले तो वाई यूनिट चलेगी, और एक्स डायरेक्शन में एक्स यूनिट चलेगी। अगर आप आगे वाला सी का एग्जांपल ले रहे हैं सी के रिस्पेक्ट में, तब आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। अब हम सी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, अब हमने चलना कहाँ से चल किया, यहाँ से चलना। तो पहले हम इसकी पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर लेंगे। तो हमने चलना शुरू किया ओरिजिन से, और हम चले तो हमने देखा कि सी पे पहुंचने के लिए हमें एक्स डायरेक्शन में x1 चलना पड़ा और y डायरेक्शन में y1 चलना पड़ा। हमको पोजीशन मिल गई, सी की पोजीशन मिल गया x1 और y1। इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू b, पोजीशन वेक्टर ऑफ a, पोजीशन वेक्टर ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। और दूसरा position vector of A with respect to B and position vector of A with respect to C। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे जब हमने इसको डिफाइन किया था तो ये तो 0 0 था, लेकिन इस बार हम क्या करने वाले हैं कि हम इस तरह से लिखेंगे x माइनस x1 आई के प्लस y माइनस y1 जी के। अब आपको थोड़ी सा अंतर समझ में शायद आ रहा होगा कि इसको जब हमने लिखा तो हम क्या करते हैं, इधर की जो पोजीशन है जो ये x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट है, उसको हम माइनस कर देते हैं किससे, ऑब्जर्वर के कोऑर्डिनेट से। तो हमको क्या मिल जाता है, पोजीशन वेक्टर मिल जाता है, और उसमें हम y के x कोऑर्डिनेट के साथ y के i कैप लगा देते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसके साथ j कैप लगा देते हैं, और हमको क्या मिल जाता है, पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। अब हमने क्या किया, सी के में जब करना शुरू किया तो हमने क्या किया, a के कोऑर्डिनेट से c के कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट को माइनस किया, x के कोऑर्डिनेट x माइनस x1 और y कैप i कैप लगा दिया। इसी प्रकार से हमने क्या किया, y कोऑर्डिनेट्स को a के y कोऑर्डिनेट को माइनस करके किसके, c के y कोऑर्डिनेट से, और j कैप लगा दिया, और हमको क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर मिल गया इसका a का विद रिस्पेक्ट टू c। अब इतना आपको समझ आ गया बहुत सारा। ठीक है, इसके बाद हम एक नई टर्म को डिफाइन करने वाले हैं जो कि है मोशन। कब हम मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, और बहुत सारा जो चीज़ें हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं इसको कोरिलेट करने की कोशिश। इस चैप्टर में एक नई टर्म
जिसको हम बोल रहे हैं मोशन। जब हम मोशन को डिफाइन मोशन बोल रहे हैं तो हम जब ऑब्जेक्ट के लिए हम मोशन में बोल रहे हैं कि वो मोशन में है, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को कब कह पाएंगे कि वो एक मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में कब है। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनीशन है, बहुत प्यारी सी डेफिनीशन है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब मोशन में कह सकते हैं जब वो मोशन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो टाइम के साथ और किसी एक फिक्स ऑब्जर्वर के लिए। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि जब भी हम पोजीशन को डिफाइन करने वाले हैं तो किसी एक फिक्स ही ऑब्जर्वर को के लिए ही पोजीशन को डिफाइन करने वाले हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो वो किसी एक खास ऑब्जर्वर के लिए हम कहने वाले हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो मोशन में है। हम अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लीजिए इसको, जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कंटेन कर रहा है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अब सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है ए और हम जब इसको ऑब्जर्व करने वाले हैं, इस ऑब्जेक्ट को जिसकी हम मोशन में है या नहीं बोल रहे हैं जिसके लिए, तो सपोज करिए टी टाइम, मतलब टी टाइम के बाद हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और जब हमने इनिशियली उसको ऑब्जर्व किया, सपोज कर लीजिए टी इक्वल टू 0 टाइम, मतलब जब हम ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं तब की बात, तब उसकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से है और ऑब्जेक्ट ये इनिशियली यहाँ कहीं है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि हम पोजीशन निकालना सीख चुके हैं कि किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को हमने मान लिया कहाँ है, ओरिजिन पे है, ऑब्जर्वर हमारा बी है और हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया है ए, जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू बी ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया ऑब्जेक्ट ए को, तो हमने इनिशियली टी इक्वल टू 0 टाइम पे हमने पाया कि जो ऑब्जेक्ट ए है विद रिस्पेक्ट टू बी, उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से हैं x1 एंड y1 एट t इक्वल टू 0। जब t इक्वल टू हमने इनिशियली इसको ऑब्जर्व किया तो ऑब्जेक्ट ए जो है विद रिस्पेक्ट टू बी इधर पे था। हमें थोड़ी देर बाद t इक्वल टू कुछ t0 टाइम पे हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन में चेंज आ गया, पोजीशन उसकी चेंज हुई है और कहाँ पहुंच गई है, कुछ यहाँ पहुंच गई है और उसके हमने पोजीशन निकाली। हम चले बी ऑब्जर्वर है हमारे, ऑब्जर्वर से हमने चलना शुरू किया एक्स कोऑर्डिनेट में, हमने पाया कि हम जो बी पे ऑब्जेक्ट ए पे पहुंचे, फाइनली जब हमने टी इक्वल टू 0 टाइम पे हमने ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि इसका कुछ कोऑर्डिनेट x2 कोऑर्डिनेट है और y का जो कोऑर्डिनेट है वो y2 कोऑर्डिनेट है। अब हम पहुंचे कैसे हैं ये हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है। हो सकता है हम कुछ इस प्रकार से गए हों, हो सकता है हम सीधे चले गए हों, हो सकता है हम कुछ इस प्रकार से घूम के गए हों, किसी भी रास्ते से हम जा सकते हैं, कोई भी हम पाथ चूज कर सकते हैं। लेकिन जो इनिशियल पोजीशन है वो हमारे उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से है, उसके हम वेक्टर को इनिशियल वेक्टर को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इनिशियल उसको हम डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं कि जो जब हमने इनिशियली ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट ए को विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से मिले x1 y प्लस y1 z। फाइनली जब हमने ऑब्जर्व किया t इक्वल टू t0 टाइम पे तो हमने पाया कि उसका पोजीशन वेक्टर कुछ इस प्रकार से आ रहा है x2 i कैप प्लस y2 z कैप। अब हमको यहां से क्या समझ में आता है कि जो टाइम गैप हुआ t0, जब हमने इनिशियली ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया विद रिस्पेक्ट टू बी तो हमने पाया यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट पे, थोड़ी देर बाद t0 टाइम बाद हमने जब ऑब्जर्व किया तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, x2 एंड y2 पे आ गया। मतलब कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है और मोशन में है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं और इसको हम डेफिनेशन लिख ही देते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज said to be an
एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन कब कह सकते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time for an observer। इस लाइन का मतलब क्या है इसको हम समझते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए है, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट ए को ही डिफाइन किया है, तो ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन में चेंज हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और किसके लिए हो रहा है? किस ऑब्जर्वर के लिए हो रहा है? बी ऑब्जर्वर के लिए हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए है, बी के रिस्पेक्ट बी ऑब्जर्वर के लिए टाइम के अनुसार उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए है, ए जो है वो मोशन में है, इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में। अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि मोशन को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि मोशन को हम 1D 2D 3D में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। 1D 2D 3D ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ना, तो उतना ज़्यादा अपन उस पर ध्यान देंगे नहीं, ठीक है। ठीक है, 1D में क्या होता है? जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो केवल एक कोऑर्डिनेट, वो या एक्स कोऑर्डिनेट को कंटेन कर सकता है या केवल वाई कोऑर्डिनेट को कंटेन कर सकता है या केवल जेड कोऑर्डिनेट को कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या अपन कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ इस प्रकार से होगा कि उसमें केवल एक कोऑर्डिनेट को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे लिख दो कंटेन ओनली वन कोऑर्डिनेट, ठीक है, पहली बात। इसी प्रकार से इसमें क्या कह सकते हैं कि कंटेन टू कोऑर्डिनेट, इसमें क्या कह सकते हैं? कंटेन 3 कोऑर्डिनेट। मतलब इस प्रकार से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होंगे कि जब हम 1D की बात करेंगे तो वहां पे एक ही कोऑर्डिनेट कंटेन करने वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जब 2D की बात करेंगे तो 2D में 2 डायमेंशन वाला, मतलब जिसमें x कोऑर्डिनेट हो, y कोऑर्डिनेट हो, या फिर y या z हो, या फिर z और x हो, ऐसे कोऑर्डिनेट। और 3D की बात जब हम करेंगे तो उसमें तीनों x एंड y एंड z तीनों कोऑर्डिनेट कंटेन करेंगे। दूसरा अंतर क्या हो सकता है इन दोनों के बीच, इन तीनों चीजों के बीच में? इसमें अंतर ये हो सकता है कि इसमें मेनली हम किस मोशन की बात कर रहे हैं? इसमें हम बात करते हैं मेनली रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। और इसमें हम जब हम 2D में बात करेंगे, 2D में जो हम मेनली जिस मोशन की बात करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। 3D का अपन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको ब्रीफ में बता दिया है। रेक्टिलिनियर मोशन अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चैप्टर का नाम भी है और इसी पे अपन को ज़्यादा ध्यान भी देना है और ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आपको हमने ऐसे ही बता दिया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। अब हम इसके बाद जो 2 टर्म्स डिफाइन करने वाले हैं उनमें 2 टर्म जो है वो एक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपने सुना होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सभी ने सुना ही होगा एक्चुअली, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना सुना हो, लेकिन आज हम उसको क्लियर करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है। उसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। जो हमने वेरियस जो डिफाइन किया था कि मोशन में है ऑब्जेक्ट या नहीं है, जब हमने ये बात की थी तब हमने कहा था कि किसी भी रास्ते से जा सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई मशीन है, कुछ भी है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, यहाँ पे है, और उसने चलना शुरू कर दिया, उसको पहुंच गया फाइनली बी पे, ठीक है। अब हमको ये नहीं बताएगा कि कहाँ से कहाँ गए, ठीक है। सपोज करो कि वो यहाँ से गया है, इस रास्ते से गया है और पहुंच गया फाइनल पोजीशन बी पे। ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पोजीशन को डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, लिख दिया ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप इससे समझ लीजिए रेड से, ठीक है, कोई रेड ऑब्जेक्ट है,
और उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है। ये क्या है अपनी इनिशियल पोजीशन है, और ये क्या है अपनी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमने ले ली, और उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं कि वो ए से बी पहुंच जाए, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंच जाए। वो इस रास्ते से भी जा सकता है, वो इस रास्ते से भी आ सकता है, वो इधर से आके ऐसे जाके, उसके पास खूब टाइम हो, बहुत सारा टाइम हो तो यहाँ से आके घूम के भी आ सकता है, और यदि थोड़ी सा बंदा पंक्चुअल है, टाइम कम है, सीधा भी जा सकता है। तो अब हमको, जब हम दो पोजीशन डिफाइन कर चुके हैं, मोशन डिफाइन कर चुके हैं, अब इनके बीच में हमें इन चीज़ों को, एक रास्ता तो ए हो रहा है, एक रास्ता ए हो रहा है पहुँचने, एक रास्ता ए हो रहा है, तो हमको इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें दो टर्म दी, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। अब एक्चुअली ये दोनों चीज़ों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन चीज़ों को हम थोड़ी सा चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली डिस्टेंस क्या है। डिफरेंशिएट देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इनको डिफरेंशिएट ही करते चलते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। एक है हमारे पास डिस्टेंस और एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली डिस्टेंस होता है कि एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट टू रीच फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। मतलब जो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है उसने जो रास्ता अपनी पोजीशन को चेंज हुई, मतलब ये एक पोजीशन ए है और पोजीशन बी पहुंच गया, तो उसने जो एक्चुअली रास्ता फॉलो किया वहां पहुंचने के लिए, उसको अपन वो बोलेंगे पाथ। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो तो डिस्टेंस ही रहेगा ना, पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की थी, जो ऑब्जेक्ट था, अपन ने कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया, रेड से अपन ने डिनोट किया था, ए पोजीशन पे था, ए पे था इनिशियली था, और बी पे था, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जिसके थ्रू वो वहां पहुंच सकता है फाइनल पोजीशन में, उसको अपन लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। क्योंकि हमने अभी अब डायग्राम बनाया था, आपने देखा होगा, कोई इस रास्ते से ऐसा जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं थी। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और जो पाथ होगा, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव में होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना ही देते हैं। सपोज करिए ए से बी पे पहुंचने का, तो इसमें हम बी की इसको डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू
पोजीशन वेक्टर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और उसको किस तरह से लिख देंगे हम, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, सपोज करिए x2 y2 कोऑर्डिनेट है, इसके x1 और y1 कोऑर्डिनेट है, हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं x2 x1 y कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसके लिए तो हम वेक्टर क्वांटिटी लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड इससे निकाला जा सकता है, डायरेक्शन हमको पता चल गई कि y कैप में ऐसा है, j कैप में ऐसा है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। और ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और एक चीज और है जो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लेना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, स्टार मार्क, जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है meant is always equal or less than distance, ठीक है। कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अब सोच लीजिए कि पाथ तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक ही पोजीशन ये बन सकती है कि या तो ये इसके इक्वल हो जाए या फिर हमेशा इससे छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो ये अपन समराइज कर सकते हैं, बस इनमें इतना ही डिफरेंस है, इतनी सी चीजें हैं। और आगे अपन कैरी ऑन करेंगे अगले लेक्चर में।